नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं आपका अमृतेश आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़े थे। ध्यान रखेंगे कि मध्यकालीन भारत का पहला आक्रमण अरबों का आक्रमण था और अरब के बाद भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ है। और आज हम लोग इस वीडियो में भारत पर तुर्कों का आक्रमण लाए हैं, जिसको हम लोग दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। एक पार्ट जो होगा महमूद गजनवी के विषय में और उसके आक्रमण के विषय में, और दूसरा जो पार्ट होगा वो होगा मोहम्मद गौरी का आक्रमण और उसके विषय में। अब आता है कि यहाँ जो भारत पर तुर्कों का जो आक्रमण है उसको जानने के पहले दोस्त याद रखिएगा, यहाँ जो तुर्क है इसी तुर्क को टर्की इंग्लिश में कहा जाता है। तो हो सकता है कि आपको भारत पर तुर्कों के आक्रमण के जगह पर भारत पर टर्की का आक्रमण भी पूछा जाए, या क्या है क्यों है, तुर्की टर्की सभी एक ही हो जाएंगे। अब आता है कि यह जो भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ है यह भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी गई है, क्योंकि इसके बाद से भारत में जो इस्लाम धर्म है उसका विस्तार माना गया है। और भारत पर दो प्रमुख तुर्की आक्रमण हुए हैं। इस दो प्रमुख तुर्की आक्रमण में एक हो जाएंगे महमूद गजनवी, या इसी को गजनी भी हम लोग कहते हैं। दूसरा जो आक्रमण होगा वो होगा मोहम्मद गोरी। यानी भारत में दो प्रमुख तुर्की आक्रमण के शासक हुए हैं। एक जो होंगे महमूद गजनवी या गजनी, और दूसरे हो जाएंगे मोहम्मद गोरी। ये इन दोनों में जो पहला होगा कौन होगा? महमूद गजनी। लेकिन ये जो मोहम्मद गोरी जब हम लोग पढ़ेंगे तो हमेशा रखिएगा ध्यान, ये आक्रमण किए हैं, धन दौलत को लूटे हैं, ले गए हैं, साम्राज्य विस्तार किए हैं, लेकिन भारत में अस्थायी रूप से मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। यानी पहला जो है भारत में मुस्लिम समाज का संस्थापक पूछा जाए, वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो वो हो जाएगा मोहम्मद गोरी, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इसको पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं महमूद गजनवी, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? महमूद गजनी। यानी ध्यान रखिएगा दोस्त, गजनवी और गजनी दोनों एक ही है, एक ही व्यक्ति का दो नाम। अब ये जो है व्यक्ति, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बड़ा, क्योंकि ये जो है गजनवी या गौरी यह किस वंश से हैं? तो ये हैं गजनी वंश से संबंधित है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया, महमूद गजनवी किस वंश से हैं? गजनी। या महमूद गजनी किस वंश से है? तो गजनी वंश से। आखिर यह गजनी वंश को क्या है? क्या? तो ध्यान रखिएगा, क्या गजनी वंश का संस्थापक गजनी है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग फंसते हैं, क्योंकि नाम गजनी है इसका और वंश का, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो नाम हो तो वही संस्थापक हो। अब आते हैं गजनी वंश के विषय में पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम लोग मोहम्मद गजनी को विस्तार से पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे गजनी वंश है, गजनी वंश को ही यामनी वंश भी कहा गया है। यानी गजनी और यामनी वंश एक ही है। दूसरा, गजनी वंश का संस्थापक कौन है, यानी इसको किसने बनाया? तो गजनी वंश का संस्थापक है अलप्तगीन, और अलप्तगीन ने ही 932 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, जिसका नाम था गजनी, इसकी स्थापना किया था। यानी आपसे पूछा जाए कि गजनी वंश का एक अन्य नाम क्या है? तो यामनी वंश। गजनी वंश का संस्थापक कौन है? अलप्तगीन। गजनी वंश की स्थापना अलप्तगीन ने कब किया था? 932 ईस्वी में। या ऐसे पूछ दिया जाए, 932 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अलप्तगीन ने किस राज्य को बनाया था? उसका नाम होगा गजनी या यामनी वंश। अब देखिए दोस्तों, जब अलप्तगीन की मृत्यु हो गई है 963 ईस्वी में, यानी अलप्तगीन कब मर गया? 963 ईस्वी में। तब इसी का पुत्र था, पुत्र का नाम क्या है? इसहक। यही इसहक नाम है। यानी अलप्तगीन के बाद उसका पुत्र इसहक गजनी की गद्दी पर बैठा। लेकिन कुछ ही समय के बाद, यानी कुछ ही समय का मतलब यह कब से कब तक राजा रहा होगा? तो 963 से 966, यानी 3 वर्षों तक यह राजा रहा है।
और जब इसकी मृत्यु 966 में हो गई है तब इसी अलप्तगीन का कुछ जो है सो गुलाम लोग थे, यानी इसके दरबार में रहते थे, उन्हीं का नाम था बलप्तगीन, पिरातगीन, सुबुक्तगीन। ये सब जो है सब अलप्तगीन के गुलाम है, ये सब जो है राजा बनेंगे। यानी इस हक के बाद कौन राजा बना? तो बलक्तगीन। और बलक्तगीन जो है कब तक रहा है राजा? तो 966 से 972 ईस्वी तक। जब इसकी मृत्यु 972 में हो गई तब इसी के बाद बना था जो अलप्तगीन का ही गुलाम होगा, जिसका नाम है पिरीतिगीन। पिरीतिगीन या इसी को शॉर्ट में पिराई कहते हैं, ये राजा बना है। और ये कब से कब तक? तो 972 से 977 ईस्वी तक। जब यह मर गया है 977 में, जब इसकी मृत्यु हो गई है तब अलप्तगीन का ही गुलाम होगा। केवल गुलाम ही नहीं, ये दामाद भी है। कौन? सुबुक्तगीन। यानी क्वेश्चन हो गया एक, सुबुक्तगीन अलप्तगीन का क्या रिलेशन? तो अलप्तगीन का गुलाम था और बाद में चल के दामाद बन गया। कौन? सुबुक्तगीन। और यही पिरीतिगीन के बाद शासक बनेगा गजनी का। और ये जो शासक जो कि रहा है 977 से 998 ईस्वी तक। एक और इम्पोर्टेंट चीज दोस्त, ये जो सुबुक्तगीन है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक होगा। ये अगर आपसे पूछा जाए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की शासक कौन है, तो वो हो जाएगा सुबुक्तगीन। इसलिए इस नाम का सबसे इम्पोर्टेंस है। लेकिन अब आता है कि इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई है इतिहास में, और गजनी की ही क्यों है? इसका कारण है इसने आक्रमण किया, साम्राज्य विस्तार नहीं किया। तीसरा, आक्रमण करने के बाद पुनः अपने देश लौट गया, इसलिए इसका विशेष रोल नहीं रहा है। और हम लोग इसके विषय में खासकर प्रतियोगिता परीक्षा में से ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन अगला, यानी क्वेश्चन इसे क्या हो गया? सुबुक्तगीन जो है राजा कब से कब तक रहा है? तो 977 से 998 ईस्वी तक। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्की शासक कौन है? तो सुबुक्तगीन है। कब आक्रमण किया था? तो 977 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, यानी राजा बनते ये जो है सो आक्रमण किया है। दूसरा, जब यह आक्रमण किया था भारत पर 977 में, उस समय यहाँ का राजा कौन था? जयपाल था, जो कि इससे संघर्ष में पराजित हो गया था। अब है सुबुक्तगीन का ही पुत्र है, पुत्र यानी बेटा। सुबुक्तगीन का बेटा कौन है? महमूद गजनबी, या इसी को कहते हैं गजनी। यही सुबुक्तगीन के बाद तुर्क गजनी वंश का शासक बनेगा। और यही जो गजनी वंश का शासक है महमूद गजनी, इसी के विषय में अब विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे महानतम राजाओं में एक है गजनी। ये कौन है, कहाँ है, कैसे है, सब विस्तार से पढ़ रहे हैं, ध्यान दें। अब हम लोग जैसे गजनी, महमूद गजनी या महमूद गजनबी, दोनों एक ही व्यक्ति होगा, दोनों का एक ही नाम है, उसी के विषय में पढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा, महमूद गजनी या गजनबी किस वंश के शासक थे? तो कौन सा वंश होगा? तो वंश का नाम है गजनी वंश। लेकिन गजनी वंश का संस्थापक पूछा जाए तब अलप्तगीन मारेंगे आंसर, लेकिन इसी वंश का राजा है ये। दूसरा, भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे प्रमुख पहला शासक कौन है? तो वो होगा महमूद गजनबी। अब आता है कि महमूद गजनी का जन्म कब हुआ है? तो 971 में, और तुर्की का जीनी नाम का स्थान पर हुआ है। दूसरा, इनकी मृत्यु कब हो गई? तो 1030 ईस्वी में उनकी मृत्यु तुर्की में ही हुई थी। हम दोनों एक साथ ही बता दिए हैं, जन्म मृत्यु की याद करने में आसान होगा। अब इनका जो भी चर्चा है सो आगे करेंगे। गजनी का शासक महमूद गजनी कब बने थे? तो महमूद गजनी 998 ईस्वी में गजनी वंश का राजा बने थे, लेकिन इसके पहले से ही ये अपने पिता के
कहाँ के शासक थे? तो खुरासान के शासक थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी इसको भी दो तरीके से पूछा जाएगा कि महमूद गजनी जो है, गजनी वंश के राजा कब बने, तब रखेंगे 998 में, लेकिन इनके पिता के समय में, इनके पिता का नाम हम बताए थे सुबुक्तगीन होगा, यानी अपने पिता के समय में जब उनके पिता राजा थे उसी समय यह जो है खुरासान के शासक थे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब है महमूद गजनी को कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई है या किसी के द्वारा मिला है या खुद वो लिए हैं, तो रखेंगे ध्यान। एक नंबर जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है। जैसे राजा को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, राजा को ही बादशाह भी कहते हैं, शासक भी कहते हैं, या सुल्तान भी कहते हैं, या बहुत तरह का नाम हो सकते हैं। तो इन सभी में भारत में कौन ऐसा शासक हुआ है या मुस्लिम शासक हुआ है जिसने अपने आप को सुल्तान कहा है, यानी राजा के पद को सुल्तान का नाम देने वाला पहला शासक कौन है, तो वो होगा गजनवी। तो ध्यान रखेंगे कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक वो मोहम्मद गजनी हो जाएगा। और गजनी जो है को मैंने अपना जो सुल्तान का जो उपाधि धारण किया था कब, तो सिस्तान के शासक थे जिनका नाम था खलफ, उनको हराने के बाद, यानी खलफ को हराने के बाद ये अपने आप को बोले कि अब जो है राजा का पद वो सुल्तान के नाम से जाना जाएगा, यानी आज से हमें आप सुल्तान कहें। दूसरा जो इन्होंने उपाधि धारण किया था, एक का नाम है यमन उद दौला और तीसरा उपाधि है यमन उल मिल्ला। ये दोनों हम एक साथ इसलिए बताए हैं कि यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्ला, ये दोनों जो उपाधि हैं इन्होंने खुद धारण नहीं किया है, बल्कि बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम होगा अल कादिर बिल्लाह, इन्होंने ही इसे इस उपाधि को दिया था। तो पूछा जाएगा इस तरीके से आपसे, सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है, तो महमूद गजनवी। दूसरा पूछा जाएगा कि बगदाद के जो खलीफा थे अल कादिर बिल्ला, उन्होंने गजनवी को कौन सी उपाधियाँ दिया, तो ध्यान रखेंगे यमीन उद दौला और यमीन उल मिल्लाह की उपाधि धारण किया था। तीसरा है महमूद गजनी का भारत पर आक्रमण करने का क्या क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य दोस्तों शुरू से ही दो ही चीज रहे हैं खासकर, एक है धन दौलत को लूटना जो मोहम्मद गजनवी के आक्रमण करने का मेन उद्देश्य था, दूसरा था विशाल साम्राज्य की स्थापना करना, यानी भारत में हमारा एक विशेष क्षेत्र हो, हमारा विशेष जो है साम्राज्य हो, ये इनका उद्देश्य था। अब आता है कि इनके दरबार में कौन कौन से प्रमुख विद्वान या लेखक रहते थे, यानी गजनवी के शासन काल में उनके दरबार में बहुत बड़े बड़े विद्वान भी हुए हैं। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि गजनवी के साथ भारत कौन कौन से विद्वान आए हैं या लेखक आए हैं, तो हमेशा रखिएगा ध्यान, एक हो जाएगा अलबर्नी, दूसरा उत्वी, तीसरा फिरदौसी और चौथा हो जाएगा फारूकी। ये चारों रखिएगा ध्यान, खासकर अलबर्नी पूछा ही जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। यानी अलबर्नी किसके शासनकाल में भारत आए हैं या किसके साथ भारत आए हैं, तो याद रखेंगे महमूद गजनवी हो जाएगा। दूसरा, ये जो अलबर्नी है इनका वास्तविक नाम क्या है, तो अलबर्नी का वास्तविक नाम एक मंत्र की तरह है, आप लोग घबराएंगे नहीं, ये है आउट ऑफ OMR सीट, लेकिन हम लोग को तो याद करना है प्रतियोगिता परीक्षा निकालने के लिए, इसलिए याद रखना है। तो अलबर्नी का वास्तविक नाम है अबू हेरान मोहम्मद बिन अहमद। फिर से ध्यान रखिए दोस्तों, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, ये किनका वास्तविक नाम है, तो अलबर्नी का। अलबर्नी किसके साथ भारत आए हैं, तो महमूद गजनवी के साथ। दूसरा, पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान भी पूछा जाए तो अलबर्नी होगा, यानी अलबर्नी के पहले कोई भी ऐसा मुसलमान नहीं था या इस्लाम धर्म के व्यक्ति नहीं थे जो पुराणों का अध्ययन किया हो। हम पुराण टॉपिक को भी लाएंगे। पुराण के जो मुख्य जो रचयिता हैं, पुराण के जो लेखक हैं, वो है महर्षि लोमहर्ष और उग्रश्रवा, और पुराण मुक्ता भारत में 18 है, यह संस्कृत में खासकर लिखा गया है। आते हैं क्वेश्चन पर। अब
अलबर्नी के द्वारा भी एक पुस्तक लिखा गया है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक हिंद, या इसी को कहा जाता है किताबुल हिंद। यानी कभी पूछ दिया जाए तहकीक हिंद या किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया है, तो नाम रखेंगे आंसर अलबर्नी। अब यह क्यों फेमस है किताब? इसलिए क्योंकि सुबुक्तगीन और महमूद गजनवी दो शासक, एक हो गया सुबुक्तगीन और दूसरा है महमूद गजनवी, इन दोनों के शासन की जानकारी इसी तहकीक हिंद नामक पुस्तक से मिलती है। तो कभी पूछ दिया जाए इस तरीके से, इसको भी दो तरीके से पूछा जाता है दोस्तों। पूछा जाएगा महमूद गजनवी के शासन की जानकारी किस किताब से मिलता है, तो तहकीक हिंद। इसी का दूसरा नाम क्या है? किताबुल हिंद। इसका लेखक कौन है? तो अलबर्नी। दूसरा पूछा जाएगा सुबुक्तगीन के शासन की जानकारी किस में मिलती है, तो तहकीक हिंद में। सुबुक्तगीन कौन था? तो अलबर्नी, ये महमूद गजनी का पिता था। दूसरा नंबर, उतबी जो हैं ये भी किसके साथ आए हैं भारत, तो ये आए हैं महमूद गजनी के साथ। उतबी के द्वारा जो किताब लिखा गया है, क्या नाम है? किताब उल यामनी, किताब उल यामनी। और ये भी एक कारण से फेमस है, ये जो किताब है इसमें महमूद गजनी के जो समाज था, इसके शासन में जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस समाज की पूरी जानकारी इसी किताब में मिलती है। इसको भी ध्यान रखेंगे। तीसरा जो विद्वान था जो महमूद गजनी के साथ आया था, उसका नाम है फिरदौसी, और इसी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है शाहनामा। कभी कभी ऐसे पूछ देता है शाहनामा पुस्तक कौन लिखा है, तो फिरदौसी। फिरदौसी किसके साथ भारत आया था, तो वो हो जाएगा महमूद गजनी के साथ। फारूकी भी इन्हीं के साथ आए थे, और इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है अल हेला। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब आता है क्वेश्चन, महमूद गजनी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? अब मेन क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो रहा है। जैसे महमूद गजनी का भारत पर कुल 17 बार आक्रमण हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, कुल कितनी बार? 17 बार आक्रमण हुआ है। भारत पर महमूद गजनी का कुल 17 बार आक्रमण हुआ है। अब वो 17 जो आक्रमण हैं उन सभी में जो इम्पोर्टेंट आक्रमण होगा उसी को हम लोग डील कर रहे हैं। यानी क्वेश्चन पूछा जाए महमूद गजनी ने कुल भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 17 बार। दूसरा चीज़, एक और चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्त, जब महमूद गजनी वंश का शासक बना था 998 ईस्वी में, उसी समय उसने यह प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भारत पर हर वर्ष आक्रमण करूंगा और उसे तहस नहस करूंगा। इसी प्रतिज्ञा को लेकर यह हर वर्ष अपना आक्रमण को जारी रखा है। तो क्वेश्चन है कितने बार आक्रमण किया गजनी? 17 बार। अब यह 17 आक्रमण में महमूद गजनी का पहला आक्रमण कब था? 1000 ईस्वी में। 1000 ईस्वी में जो आक्रमण किया है कहाँ पर? पेशावर पर, जो उस समय पंजाब का क्षेत्र में पड़ता था, लेकिन आज जो है पेशावर पाकिस्तान में है। जब महमूद गजनी का आक्रमण हुआ है उस समय पेशावर के राजा कौन थे? तो जयपाल थे। कहीं कहीं दे देता है दोस्तों 1001 ईस्वी में पहला आक्रमण। ध्यान रखेंगे 1000 से 1027 के बीच में कुल 17 आक्रमण थे मोहम्मद गजनी के, इसलिए पहला आक्रमण 1000 रखिएगा। ऐसे 1001 में भी जयपाल के ही विरुद्ध था आक्रमण, ठीक है ना। अब आता है इसका जो अगला जो आक्रमण होगा, अगला मतलब इम्पोर्टेंट आक्रमण। तो अगला जो आक्रमण इसका महत्वपूर्ण है, 1008 से 9 में वो पेशावर और मुल्तान पर आक्रमण किया था। इस समय यहाँ के राजा थे आनंदपाल, और यह किस लिए इम्पोर्टेंट है? इसलिए चूंकि यह मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला आक्रमण माना गया है। यानी भारत में जब यह आक्रमण किया था 1008 ईस्वी में, उस समय पहला ऐसा आक्रमण था जो भारत के विभिन्न मूर्तियों को तोड़ा गया था। इसलिए मूर्तिवाद के विरोध पहला आक्रमण पूछे कब हुआ है, तो 1008 भी बोल सकते हैं, ऐसे 8-9 हैं। किसके समय में? तो आनंदपाल के समय में। और वो कौन आक्रमण किया? तो महमूद गजनी ने। और ये जो आक्रमण हुआ था तो दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम दे दिया गया था वह हिंद का युद्ध। तो कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाए वह हिंद का युद्ध कब हुआ, तो 1008 में आनंदपाल और महमूद गजनी के बीच में। तीसरा चीज है, इसी युद्ध के समय
इस्लाम धर्म में अपने आप को यश बढ़ाने के लिए, अपना प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इसने मूर्ति भंजक की मतलब उपाधि लिया था। मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्ति को तोड़ने वाला व्यक्ति, ठीक है। तो मूर्ति भंजक की उपाधि किसने धारण किया? तो वो हो जाएगा महमूद गजनी ने। किस आक्रमण के समय? तो वह हिंद के युद्ध में, कब? 1008 में आनंदपाल के विरुद्ध हो जाएगा। अगला जो इसका महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है 1014 ईस्वी में थानेश्वर में, और किसके विरुद्ध? तो राजा राम के विरुद्ध में। और यह जो आक्रमण है किस लिए इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ थानेश्वर में एक थे चक्र स्वामिनी। चक्र स्वामिनी एक भगवान विष्णु का ही रूप है, प्रतिमा है उनकी, वो जो कांस्य की बनी हुई थी। इसी चक्र स्वामी जो मूर्ति है, प्रतिमा है, इसको लेकर छीनकर और गजनी में जाकर रंगभूमि में जाकर इसको स्थापित कर दिया। रंगभूमि जो होता है जहाँ पर मतलब तरह तरह के समारोह किए जाते हैं, उसी को कहा जाता है। इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। कभी कभी जो बीपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस में या पीसीएस में पूछे जाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन कि गजनी ने किस वर्ष चक्र स्वामिनी जी का मंदिर को, प्रतिमा को अपने साथ गजनी ले गया है, तो रखेंगे ध्यान 1014 ईस्वी में। कभी कभी ऐसे पूछता है गजनी के द्वारा जो चक्र स्वामिनी जी का मंदिर मूर्ति ले गया था, प्रतिमा ले गया था, वो किस धातु में बनी थी? तो वो रखेंगे कांस्य धातु की हो जाएगी। अगला जो इसका आक्रमण है 1018 ईस्वी में कन्नौज और मथुरा पर। इस समय यहाँ के राजा हो जाएंगे राजपाल, जो कि प्रतिहार वंश के राजा है। राजपाल पद वाला नहीं, राजपाल व्यक्ति का नाम है। जैसे होता है ना राजपाल कुमार, आजकल अगर ऐसे रखा जाए राष्ट्रपति कुमार, प्रधानमंत्री कुमार, राजपाल कुमार, तो समझ जाइए बस भगवान कृपा हो जाएगा। तो वही है कुमारे में से कौन थे राजा? राज्यपाल थे वहां के। और अब जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, पूरे महमूद गजनी चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, उसको आप निश्चित ध्यान रखेंगे। जो अगला होगा 1025 में महमूद गजनी का सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाए महमूद गजनी का सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण कब हुआ था? 1025 में। कहां पर? तो सोमनाथ मंदिर पर। यह सोमनाथ मंदिर कहां है? तो सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र कहां? तो गुजरात को कहा जाता है, यानी गुजरात में खासकर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सोमनाथ मंदिर कहां है? सौराष्ट्र यानी गुजरात में। सोमनाथ मंदिर पर गजनी का आक्रमण कब हुआ? 1025 में। और इस आक्रमण की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हैं सो देखा जाए। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया गया है गजनी के द्वारा, तो वहां के शासक थे भीम प्रथम। कौन शासक थे? यानी किसके समय में यहाँ पर आक्रमण हुआ है? तो भीम प्रथम के समय में। इस आक्रमण के समय गजनी ने लगभग कितना सोना लूटा था, यानी कितने रुपए लूटे थे? तो रखेंगे ध्यान 20 लाख दिनार। दिनार करेंसी का नाम है, मुद्रा। के दौरान जो लोग सामने आते चले गए सबकी हत्या करता चला गया, और इस दौरान लगभग 50,000 ब्राह्मण प्लस हिंदू, यानी ब्राह्मण और हिंदुओं को मारा है। और इसी दौरान जब वह लूट के जब जा रहा था, तो उसी दौरान कुछ जो है जाटों ने भी इसके धन में से लूटा है। तो कभी कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है इस दौरान जो है किसने इसका विरोध किया, तो आप जाटों का भी कह सकते हैं। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन होंगे सो देखिए ध्यान। सबसे इंपॉर्टेंट, महमूद गजनी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन? सोमनाथ मंदिर पर। कब हुआ है? 1025 में। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? सौराष्ट्र में। जो कहाँ है? गुजरात में। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम। पूछा जाएगा सोमनाथ मंदिर के आक्रमण के समय गजनी ने कितने लूटा था, कितने रुपए लूटा था? तो 20 लाख दिनार लूटे थे। और लगभग कितने लोगों को मारा गया था? तो 50,000 ब्राह्मण और हिंदुओं को इसने हत्या किया है। याद रखिएगा दोस्तों। अब इसका सबसे अंतिम आक्रमण कब और किसके समय है? तो महमूद गजनी का अंतिम आक्रमण होगा 1027 ईस्वी में, और सिंध के जो जाट थे, जाट उसी के विरुद्ध। यानी अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ है?
जाटों के विरुद्ध में 1027 में। और हम शुरू में ही बताए थे कि 10 ये अंतिम है, मतलब इसके बाद जो है मरेगा कब, तो 1030 में गजनी की मृत्यु हो गई। इसको भी ध्यान रखेंगे। अब है गजनी जब भारत पर आक्रमण किया था 17 बार, तो भारत की स्थिति क्या थी, या गजनी का जो सैनिक व्यवस्था था, सैनिक प्रशासन था, वो क्या था। तो हम यहाँ लिखे हैं गजनी के समय भारत की स्थिति क्या थी, तो रखेंगे ध्यान। स्थितियाँ थी कि मुल्तान और सिंध पर, जो सभी भारत का ही पार्ट था, भले ही आज वो पाकिस्तान का पार्ट है, अलग है, तो मुल्तान और सिंध पर मुसलमानों का शासक था, ये भारत की स्थिति थी। दूसरा है कश्मीर पर ब्राह्मण वंश का शासक था। इस ब्राह्मण वंश की जो शासका थी उसका नाम था रानी दिद्धा, याद रखेंगे दोस्तों। तीसरा कन्नौज जो था, कन्नौज पर प्रतिहार वंश का शासक था। इसी प्रतिहार वंश में के प्रथम जो राजा थे, यानी संस्थापक हम लोग कहेंगे, प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन, तो नागभट्ट प्रथम। लेकिन ये जो था से वास्तविक संस्थापक है, कभी कभी सीधे पूछ दिया जाता है प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन, तो आप लोग कह सकते हैं राजा हरिश्चंद्र, ऐसे। यानी दो तरह का क्वेश्चन हो गया, प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो राजा हरिश्चंद्र। दूसरा प्रतिहार वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट प्रथम, रखेंगे ध्यान। और अंतिम शासक कौन है, राजपाल। और इसी राजपाल के समय गजनी ने भारत पर आक्रमण किया था, जब कन्नौज पर आक्रमण हुआ था उसका। उसके बाद है बंगाल पर किसका शासन था गजनी के समय, गजनी के आक्रमण के समय, तो पाल वंश का शासन था। पाल वंश का संस्थापक कौन है, तो गोपाल। और पाल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो गोविंद पाल। दूसरा, जब गजनवी का आक्रमण हुआ था उस समय बंगाल का शासक कौन था, तो उसका नाम हो जाएगा महीपाल, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसी पाल वंश के एक राजा थे जिनका नाम हो जाएगा धर्मपाल। क्या है नाम, धर्मपाल। और ये धर्मपाल जो थे ये गोपाल के पुत्र थे, यानी गोपाल जो पाल वंश का संस्थापक है, इसी पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पुत्र कौन है, धर्मपाल। और इसी धर्मपाल ने भारत में जो आप सुने होइएगा एक विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उसी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया है। ये सब कुछ नोट्स में आप लोग लिख सकते हैं। ये था भारत की स्थिति जब गजनी का आक्रमण हुआ है। अगला है भारत के क्या स्थिति तो हो गया, गजनी के आक्रमण के समय उसका सैन्य व्यवस्था क्या था, यानी सैनिक की स्थिति क्या थी। तो सैनिक की स्थिति थी कि गजनी के पास घुड़सवार धनुर्धर थे। घुड़सवार धनुर्धर का मतलब हुआ कि घोड़ा चलाते हुए, घोड़ा पर बैठ के जो घोड़ा से जो युद्ध होती है, तो घोड़ा चल रहा है और तीर से जो है सो दुश्मनों का नाश किया जा रहा है, यानी कि घोड़ा पर युद्ध करना, तीर धनुष, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी गजनवी की, जिस कारण यह मैक्सिमम जगह सफल होता चला गया है। इसका जो सबसे सेना में सबसे प्रभावी दल था वो था गाजी दल। इसको भी ध्यान रखेंगे, आखिर यह गाजी दल क्या होता है। तो गाजी दल उसको कहते हैं जो इस्लाम के लिए अपने जीवन को दांव पर भी लगा दे, यानी इस्लाम के लिए जीवन को दांव पर लगाकर तब युद्ध जो करने की जो शक्ति थी या जो दल माना गया था, उसी को गाजी दल कहते थे। और इसके सेना का सबसे प्रभावी दल वही गाजी दल था, गाजी दल, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसने जो सेनापति बनाया था, प्रमुख सेनापति, वो हिंदू सेनापति था जिसका नाम था तिलक। इसको अच्छी तरह से दोस्तों ध्यान रखेंगे। ये आपका भारत पर तुर्कों का आक्रमण है। इसका मैं सेकंड पार्ट लाऊंगा जो होगा मोहम्मद गोरी का पूरी जानकारी, कब आक्रमण हुआ, कब राजा बना, क्या समय था, ये सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और ये आपका सेकंड वीडियो में आएगा, यानी पार्ट
सेकेंड जो मोहम्मद गौरी का होगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें अच्छी तरह से। आप अपना ये जो भी इसका कंटेंट है, अगर इसमें किसी तरह का संदेहास्पद हो यानी किसी तरह का अगर डाउट अगर होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिखें। और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप इसे वीडियो को शेयर करें, मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़ें। तब तक के लिए धन्यवाद।